पैट्रिक बैटमैन फिल्म हिस्ट्री के सबसे चार्मिंग साइको किलर्स में से एक है। दिन में सूट बूट पहनकर वो पूरी तरह एक हाई क्लास एलीट इंसान लगता है, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यही आदमी रात होते ही एक खतरनाक कातिल बन जाता है। एक महंगे अपार्टमेंट में रहने वाला बैटमैन बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है, अंदर से उतना ही डरावना है। कमरे में एक लाइन में लाशें पड़ी हैं और फ्रिज में डेजर्ट के साथ मरे हुए लोगों के सिर रखे हैं। अब बिना वक्त बर्बाद किए इसकी कहानी शुरू करते हैं। पैट्रिक बैटमैन 27 साल का है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ और वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। वो अपनी ज़िंदगी बहुत सलीके से जीता है, रोज स्किन केयर करता है, एक्सरसाइज करता है और महंगे बात प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सोच चलती रहती है कि असली पैट्रिक बैटमैन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये बस एक शरीर है और जो लोग देखते हैं या महसूस करते हैं सब नकली है। जिस बैंक में वो काम करता है असल में वो उसके पिता की है। उसे नौकरी की जरूरत नहीं, फिर भी वो रोज ऑफिस आता है सिर्फ दिखावे के लिए। बैटमैन और उसके दोस्त अक्सर हाई क्लास होटल और बार में घूमते रहते हैं। ऊपर से सब कुछ शानदार लगता है लेकिन अंदर से हर रिश्ता खोखला है। बैटमैन की एक मंगेतर भी है लेकिन दोनों का ध्यान कहीं और रहता है। दोस्त इधर उधर अफेयर में लगे हुए हैं और सब कुछ बस दिखावा बन चुका है। वॉल स्ट्रीट के पास एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है डॉर्सिया। बैटमैन चाहता है कि वहां रात 8 बजे का डबल टेबल मिल जाए। वो कई बार कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है और आखिर में उसे कम लेवल के रेस्टोरेंट बारकाडिया में बुकिंग करनी पड़ती है। वो मंगेतर को खाने की सलाह देता है लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। अगले दिन ऑफिस में उसका कलीग पॉल खुशी खुशी बताता है कि इस फ्राइडे उसे डॉर्सिया में बुकिंग मिल गई है। पूरा ऑफिस हैरान रह जाता है क्योंकि फ्राइडे को बुकिंग मिलना आसान नहीं था। बैटमैन अंदर से जल जाता है लेकिन बाहर से शांत रहता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना नया बिजनेस कार्ड निकालता है। लेकिन कलीग्स कहते हैं डिज़ाइन ठीक है, फॉन्ट अच्छा है पर कोई खास बात नहीं। इसके बाद सब अपने अपने कार्ड दिखाते हैं और हर कार्ड बैटमैन के कार्ड से बेहतर निकलता है। जब पॉल का कार्ड सामने आता है तो बैटमैन अंदर से टूट जाता है क्योंकि उस कार्ड पे तो वाटरमार्क भी होता है। उसी रात एक अंधेरी गली में चलते हुए बैटमैन को एक भूखा भिखारी मिलता है। वो कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भिखारी भावुक हो जाता है और बोलता है आप बहुत अच्छे इंसान हो। तभी बैटमैन अपना सूटकेस खोलता है लेकिन उसमें पैसे नहीं होते, उसके अंदर एक चाकू होता है। इससे पहले कि भिखारी कुछ समझ पाता, चाकू उसके शरीर के अंदर जा चुका था। मारने के उस अजीब से मजे ने बैटमैन की सारी नाराजगी मिटा दी और इसके बाद वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपनी जिंदगी को पहले की तरह एंजॉय करता रहता है। किसी को अंदाजा भी नहीं कि बाहर से हाई क्लास दिखने वाला ये आदमी अंदर से कितना खतरनाक है। हाल ही में बैटमैन को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी है कि रात की ये खून की प्यास अब दिन में भी फैल रही है। हर पल वो गुस्से के किनारे खड़ा रहता है और उसकी समझदारी का नकाब कभी भी गिर सकता है। क्रिसमस पार्टी में बैटमैन और उसकी मंगेतर थोड़ी बातचीत करते हैं और थोड़ी देर बाद वो पॉल को ढूंढ लेता है। पॉल हमेशा बैटमैन को दूसरा कलीग मार्कस समझता आया है क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। वैलेंटिनो के सूट पसंद है और चश्मा व हेयर स्टाइल भी लगभग एक जैसा है। बैटमैन आर्कस के नाम से पॉल को दूसरे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इन्वाइट करता है और वहीं उससे पूछता है कि उसने फिशर अकाउंट दूसरे कलीग से कैसे हथिया लिया। पॉल अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। बैटमैन बस मुस्कुराता है और चुप रहता है। थोड़ी खामोशी के बाद वो कहता है मुझे लड़कियों को काटना पसंद है। क्या तुम्हें पता है कि मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूँ? लेकिन पॉल इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। काफी शराब पीने के बाद पॉल उसके साथ बैटमैन के अपार्टमेंट पहुंचता है जहां कमरे की सजावट अजीब है। सोफे और टेबल पर डस्ट प्रूफ कवर है और फर्श पर अखबार बिछे हुए हैं। नशे में पॉल सोफे पर बैठा है और बैटमैन उससे अपने फेवरेट बैंड की बात करते हुए रेनकोट पहन लेता है और एक गोली खा लेता है। फिर चुपके से कुल्हाड़ी उठाकर पॉल के पीछे खड़ा हो जाता है। शराब के असर से पॉल कंफ्यूज होकर हंसते हुए पूछता है क्या तुमने कुत्ता पाला है? जमीन पर इतने अखबार क्यों हैं और तुमने रेनकोट क्यों पहना है? क्या ये कोई नया फैशन है? बैटमैन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, म्यूजिक चालू करता है और डांस करते हुए पॉल को कुल्हाड़ी से मार देता है। पॉल को मारने के बाद वो आराम से सिगार पीता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करता है। पॉल की बॉडी को काले ट्रैवल बैग में डालकर बिना किसी डर के अपार्टमेंट से बाहर घसीटता है। टैक्सी की डिक्की में बैग रखते वक्त एक आदमी उसे पहचान लेता है। बैग को देखकर भी उसे शक नहीं होता बल्कि वो पूछता है कि ट्रैवल बैग किस ब्रांड का है। लाश ठिकाने लगाने के बाद बैटमैन पॉल की जेब से चाबी निकालकर उसके अपार्टमेंट में घुसता है। खिड़की से दिखता नाइट व्यू उसे हैरान कर देता है क्योंकि वहां से सेंट्रल पार्क साफ दिखता है। उसे एहसास होता है कि पॉल का सिर्फ बिजनेस कार्ड ही नहीं बल्कि उसका अपार्टमेंट भी उससे कहीं ज्यादा महंगा था। खुद को शांत करते हुए वो बेडरूम से एक सूटकेस निकालकर उसमें कुछ कपड़े भर देता है ताकि लगे कि पॉल कहीं बाहर गया है। जाने से पहले वो पॉल की आवाज की कॉपी करते हुए रिकॉर्डिंग मशीन पर मैसेज छोड़ता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव से मिलने आता है जिससे पॉल की गर्लफ्रेंड ने गायब होने की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया है। क्योंकि कोई पक्का सबूत नहीं है इसलिए फैमिली ने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। बैटमैन पूरी तरह शांत रहता है और चालाकी से पूछता है कि क्या कोई गवाह या फिंगरप्रिंट मिले हैं। डिटेक्टिव बताता है कि रिकॉर्डिंग मैसेज, गायब सूटकेस और कुछ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। यह सुनकर बैटमैन को राहत मिलती है। अगले दिन वो हमेशा की तरह जिम जाता है जहां टीवी पर टेक्सास चेनसा मैसकर चल रही होती है और औरतों की डरावनी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। बैटमैन के लिए ये सब किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं। रात होते ही वो पैसे देकर एक कॉल गर्ल को बुलाता है और कार में बैठते ही दूसरी लड़की को भी फोन करता है जिसकी उम्र करीब 20 साल हो और बाल ब्लॉन्ड हो क्योंकि 3 लोग ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। बैटमैन अपना नाम पॉल बताता है और कॉल गर्ल को क्रिस्टी नाम देता है। वो उसे साफ कह देता है कि अपार्टमेंट पहुंचकर उसे उसकी हर बात माननी होगी।
थोड़ी देर बाद ब्लॉन्ड लड़की भी आ जाती है जिसे वो सबरीना नाम देता है। जब क्रिस्टीना ड्रेस पहनकर आती है तो सबरीना के चेहरे पर हैरानी दिखती है, लेकिन प्रोफेशनल होने के नाते वो अगले ही पल खुद को संभाल लेती है। गेम शुरू करने से पहले बैटमैन उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग जानना नहीं चाहती कि मैं क्या करता हूँ। अजीब बात यह है कि दोनों ही मना कर देती हैं। तब बैटमैन खुद बताता है कि वो वॉल स्ट्रीट में काम करता है और पियर्स इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम लेता है, लेकिन दोनों लड़कियां अनजान बनी रहती हैं। हालांकि उन्हें यह साफ समझ आ चुका होता है कि इतना बड़ा और लग्जरी अपार्टमेंट सस्ता तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद बैटमैन म्यूजिक चलाता है और अपने फेवरेट बैंड्स के बारे में लंबा भाषण देने लगता है, लेकिन साफ दिखता है कि दोनों औरतों को न तो म्यूजिक की समझ है और ना ही कोई इंटरेस्ट। उसके इशारे पर दोनों बेडरूम में जाती हैं। इसी बीच बैटमैन एक वीडियो कैमरा लाकर बेड की तरफ सेट करता है, तेज म्यूजिक बजता है और तीनों मजे करने लगते हैं। इस दौरान बैटमैन एक्सरसाइज करता हुआ शीशे में अपनी मसल्स देखकर खुद से खुश होता है। आधी रात को लड़कियां पूछती हैं कि क्या वे जा सकती हैं, लेकिन बैटमैन कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वो दराज खोलता है जिसमें तरह तरह के औजार रखे होते हैं। कुछ और गेम्स के बाद आखिरकार दोनों लड़कियां रोते हुए अपने पैसे लेती हैं और अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती हैं। एक दिन बैटमैन और उसके दोस्त होटल में बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी कलीग लुइस भागता हुआ आता है और बताता है कि पॉल का कार्ड देखने के बाद उसने भी अपने लिए नया कार्ड बनवाया है। दोस्त न चाहते हुए भी उसकी तारीफ करते हैं। बैटमैन चुप रहता है क्योंकि उसे लुइस सबसे ज्यादा नापसंद है और उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि उसका कार्ड मेरे कार्ड से बेहतर कैसे हो सकता है। इसके बाद बैटमैन काले ग्लव्स पहनकर टॉयलेट में लुइस का पीछा करता है। धीरे धीरे पास जाकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस को खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता। वो उल्टा पूछता है, पैट्रिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बैटमैन को पसंद करने वाला लुइस इसे रोमांटिक इशारा समझ लेता है और अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। वो काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। क्री समर्स पार्टी में पहली बार बैटमैन को देखते ही वो उस पर फिदा हो गया था। ये उल्टा दांव देखकर बैटमैन कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से उसके ग्लव्स भी गंदे हो चुके होते हैं। वो जल्दी से हाथ धोता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन लुइस उम्मीद नहीं छोड़ता और इशारे से याद दिलाता है कि अगर कभी उसकी याद आए तो फोन करना। उसी दिन डिटेक्टिव फिर से ऑफिस आता है और पूछता है कि जिस रात पॉल गायब हुआ उस रात बैटमैन कहाँ था। बैटमैन बताता है कि वो एक लड़की के साथ डेट पर था, लेकिन डिटेक्टिव की जानकारी कुछ और कहती है। माहौल बदलता देख बैटमैन बात घुमा देता है और कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं। डिटेक्टिव फिर पूछता है कि पॉल के साथ आखिरी बार कब मिले थे। बैटमैन जवाब टालते हुए कहता है कि दोनों ने साथ में नया म्यूजिक शो देखा था और रेस्टोरेंट में डिनर भी किया था। डिटेक्टिव आगे सवाल नहीं करता बल्कि अगले हफ्ते लंच पर मिलने का इनवाइट देकर चला जाता है। उसी रात बैटमैन बार में एक ब्लॉन्ड लड़की से मिलता है जो एक मॉडल होती है। दोनों में अच्छी बातचीत होती है और बैटमैन उसे अपने अपार्टमेंट ले आता है। अगली सुबह ऑफिस में वो सुनहरे बालों के एक गुच्छे से खेलता दिखता है जो शायद उसी मॉडल के हैं। तभी सेक्रेटरी जीन अंदर आती है और बैटमैन तुरंत बालों को छिपा देता है। वो जीन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलना चाहेगी। बॉस का सवाल होने की वजह से जीन मना नहीं कर पाती। बैटमैन जेंटल बनते हुए उसे रेस्टोरेंट चुनने देता है, लेकिन जीन डॉर्सिया जाना चाहती है। बैटमैन थोड़ी देर रुककर फोन पर बुकिंग करने की एक्टिंग करता है और जैसा कि तय था वहां कोई बुकिंग नहीं मिलती। फिर भी वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे सब ठीक हो गया हो और फोन पर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छे, रात को मिलते हैं। जीन समझदार है और पूछती है कि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। बैटमैन तुरंत कहता है कि रेस्टोरेंट वाले उसे जानते हैं। जीन का शक वहीं खत्म हो जाता है। बैटमैन के कहने पर जीन रात को एक अच्छी ड्रेस पहनकर पहले अपार्टमेंट आती है। बैटमैन फ्रिज खोलकर उसके लिए आइसक्रीम निकालता है। ध्यान से देखिए, इस समय फ्रिज में स्वीट डिश के अलावा एक खूबसूरत लड़की का कटा हुआ सिर भी रखा है और सही समझे ये उसी मॉडल का है। जीन सोफे पर बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही होती है, जबकि बैटमैन पीछे हथियार ढूंढ रहा होता है। चाकू से ठीक नहीं लगता, रस्सी भी सही नहीं लगती और आखिर में वो नेल गन चुनता है। रोमांटिक बातें करते हुए वो गन जीन के सिर के पीछे लगा देता है और जीन को इसकी भनक तक नहीं होती। जैसे ही बैटमैन ट्रिगर दबाने वाला होता है तभी फोन बजता है जो उसकी मंगेतर का होता है। कॉल न उठाने पर मंगेतर वॉइस मैसेज छोड़ती है और तभी जीन को समझ आ जाता है कि बैटमैन ने अब तक ब्रेकअप नहीं किया है। जीन अपनी लिमिट समझ जाती है और पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं। बैटमैन ठंडे लहजे में कहता है, मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। जीन इस बात को अलग मतलब में लेती है और बिना देर किए अपार्टमेंट छोड़ देती है। इस तरह जीन की जान बच जाती है और डिटेक्टिव के साथ लंच का दिन आ जाता है। डिटेक्टिव बताता है कि पॉल के शेड्यूल के मुताबिक वो गायब होने से पहले मार्कस नाम के आदमी के साथ डिनर पर गया था, लेकिन मार्कस ने इसका साफ इनकार कर दिया और साबित कर दिया कि वो उस रात दूसरे रेस्टोरेंट में था जहां कई गवाह मौजूद थे। डिटेक्टिव मान लेता है कि शायद पॉल सच में लंदन गया है और किसी दोस्त पर शक करना बेवकूफ़ी होगी। हालांकि उसकी हर बात में बैटमैन की परीक्षा छुपी होती है। रात को बैटमैन फिर से क्रिस्टी को ढूंढता है, लेकिन पिछली बार की दरिंदगी के कारण वो डरी हुई है और अस्पताल तक जा चुकी है। बैटमैन इस बार जेंटल रहने का वादा करता है। कार में बैठते वक्त वो सुन लेता है कि क्रिस्टी की दोस्त उसे वकील करने की सलाह दे रही है। बैटमैन तुरंत एक बड़े अमाउंट का चेक लिख देता है। क्रिस्टी चेक लेकर चली जाती है, लेकिन बैटमैन उसका पीछा करता है और आखिरकार पैसों के लालच में क्रिस्टी फिर मान जाती है। शाम को वो जिस अपार्टमेंट में पहुंचती है वहां पहले से बैटमैन की एक्स गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ मौजूद होती है। क्रिस्टी कहती है कि ये अपार्टमेंट पिछली बार से भी बेहतर है और उसे पता नहीं होता कि ये पॉल का अपार्टमेंट है। कुछ देर बाद वही डरावना माहौल बनता है। बैटमैन अपनी फेवरेट एल्बम के बारे में बोलता है और काम शुरू होते ही क्रिस्टी उसे चेतावनी देते हुए लात मार देती है। जाने से पहले उसकी नजर चादर पर लगे खून पर पड़ती है और तभी एलिजाबेथ की चीख सुनाई देती है। बैटमैन का चेहरा देखकर क्रिस्टी समझ जाती है
कि कुछ बहुत गलत है और वो भागती है। एक दरवाजा खोलने पर वो क्लोसेट निकलता है जहां कपड़ों की जगह खून से सनी 2 लाशें लटकी होती हैं। डर के मारे वो टॉयलेट में छिपती है जहां फर्श पर एक और लाश पड़ी होती है। बैटमैन पीछा करता हुआ आता है और क्रिस्टी का पैर काट देता है, लेकिन वो किसी तरह उसे लात मारकर बाहर भाग जाती है। गैलरी में वो पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाती है मगर कोई नहीं खोलता और मजबूरी में वो सीढ़ियों से नीचे भागती है। बिना कपड़ों की नेल गन पकड़े बैटमैन उसका पीछा करता है और ऊपर से चेनसा चालू करके नीचे फेंक देता है, जो सीधे क्रिस्टी पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन बैटमैन अपनी मंगेतर के साथ बैठा हुआ नैपकिन पर क्रिस्टी की मौत का स्केच बना रहा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो अपनी कातिल आदत नहीं रोक सकता और वो मंगेतर से साफ कह देता है कि रिश्ता यहीं खत्म होता है। मंगेतर उसे पत्थर दिल कहती है, लेकिन बैटमैन दावा करता है कि उसमें अब भी इंसानियत बाकी है। रात को एटीएम से पैसे निकालते वक्त एक आवारा बिल्ली उसके पास आती है और मशीन की स्क्रीन पर अजीब मैसेज आता है कि आवारा बिल्ली डालो। बैटमैन गन निकालता है और तभी एक बूढ़ी औरत रोकने की कोशिश करती है जिसे वो गोली मार देता है। पुलिस पहुंचती है, बैटमैन भागता है और गुस्से में एक के बाद एक पुलिस वालों को मारता हुआ बिल्डिंग में घुस जाता है। गार्ड और सफाई कर्मी को मारने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है जहां हेलीकॉप्टर और सर्चलाइट्स के बीच टूट चुका। बैटमैन अपने वकील को फोन पर मैसेज छोड़ता है कि उसने पॉल, मॉडल, कॉल गर्ल्स, आवारा लोग और कई बेगुनाहों को मारा है। लाशें इधर उधर फेंकी हैं, वीडियो बनाए हैं और कुछ लोगों का दिमाग तक खाया है। आखिर में वो कहता है कि वो बहुत बीमार है और कल बार में मिलते हैं। अगले दिन बैटमैन हमेशा की तरह तैयार होकर निकलता है, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय पॉल के अपार्टमेंट पहुंचता है। उसे डर है कि लाशों से बदबू आ रही होगी, इसलिए वो अंदर जाने से पहले मास्क पहन लेता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। अपार्टमेंट में कोई और मौजूद है। पॉल का सारा फर्नीचर गायब है और जगह पूरी तरह रेनोवेट हो चुकी है। क्लोसेट में जाकर देखता है तो जहां लाशें लटकी थी वहां न खून है न कोई निशान, सिर्फ पेंट के डिब्बे पड़े हैं। तभी मकान मालिक आता है और उसे गलती से फ्लैट दिखने आया। कस्टमर समझ लेता है। बैटमैन पूछता है क्या ये पॉल का घर है, तो मकान मालिक साफ मना कर देता है और उसे जल्दी यहां से जाने को कहता है। नीचे आकर बैटमैन घबराहट में ढेर सारी गोलियां खाता है और पब्लिक फोन से जीन को कॉल करता है। जीन उसका शेड्यूल बताती है, लेकिन फोन पर बैटमैन रोने लगता है और कहता है कि शायद वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। जीन के पूछने पर वह गुस्से में फोन काट देता है। शक होने पर जीन उसकी डेस्क की दराज खोलती है और एक नोटबुक पाती है जिसमें तारीखों के नीचे औरतों के नाम और उनकी मौत के डरावने स्केच बने होते हैं। उधर बैटमैन शांत दिखने की कोशिश करता हुआ बार में वकील से मिलता है और पूछता है कि क्या उसे कल रात का मैसेज मिला था, लेकिन वकील हंसते हुए कहता है कि यह तो बहुत फनी जोक था, क्योंकि उसकी नज़र में बैटमैन ऐसा करने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। वो तो यहाँ तक कह देता है कि 10 दिन पहले उसने खुद पॉल के साथ लंदन में डिनर किया था। ये सुनकर बैटमैन टूट जाता है और वापस अपनी टेबल पर बैठ जाता है। दोस्त टीवी न्यूज़ का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन बैटमैन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। कहानी के आखिर में उसकी आवाज़ हमें बताती है कि अंदर क्या है। ये ज़रूरी नहीं, जीतने को कुछ नहीं, हम सब में पागलपन और बुराई कॉमन है। उसे अपने के पर न पछतावा है न उम्मीद कि कल बेहतर होगा। वो चाहता है कि बाकी लोग भी उसका दर्द महसूस करें, लेकिन सच ये है कि उसे अब भी शांति नहीं मिली और वो सजा से बचा हुआ है। यही फिल्म सबसे बड़ा सस्पेंस छोड़ देती है कि क्या बैटमैन ने सच में मर्डर किए या ये सब उसका वहम था। लाशों का गायब होना, वकील का पॉल से मिलने का दावा और किरदारों का एक दूसरे को गलत नाम से बुलाना दोनों थ्योरी को सही बनाता है। यही वजह है कि फिल्म आखिरी लाइन में कहती है, दिस इज नॉट एन एग्जिट, मतलब जवाब से ज्यादा जरूरी है उस अंधेरे को समझना जो इंसान के अंदर छुपा है। और इसी सोच के साथ ये कहानी खत्म होती है।